हेलो हाय गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले के जो है पुराने वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन 13 मेरे साथ पढ़िएगा। मिस्टर शिवा, जिनकी एज 58 ईयर्स है, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है 7,75,000, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। प्रीमियम इन्होंने पे करा है टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर। Policy taken on 1st April 2017 and the assured value was 1,80,000. However, the premium paid was 20,000. तो एक चीज़ तो आपको पता है, सबसे पहली चीज़ कि जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 10% से ज़्यादा आप 80C में नहीं ले सकते हो। अगर कोई डिसेबल्ड है तो उस केस में 15% तक ले सकते हो। अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ली हुई है तो 20% तक ले सकते हो। ये चीज़ें आपको पता है। दूसरी बात, आपकी जो बच्ची है वो चाहे आप पे डिपेंडेंट हो या ना हो, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी स्पाउस है, तो उस केस में आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख भी रखा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लिख नहीं रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ। सेक्शन नंबर 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा था वहाँ दिखाता हूँ मैं किस किस के लिए आप ले सकते हैं, ताकि प्रोविजंस आपके रिकॉल हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये रहा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। किस किस के लिए ले सकते हो? इंडिविजुअल, स्पाउस एंड एनी चाइल्ड, वेदर माइनर और मेजर। तो यहाँ माइनर मेजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आपका जो सेक्शन 80D था वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। देखिए 80D में आएगा, 80CCD, उसके बाद 80D, और 80D में आएगा डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है ना, 80D में आएगा डिपेंडेंट चिल्ड्रन। LIC के लिए नहीं है, LIC के लिए आप किसी भी बच्चे के ले सकते हैं। तो ये आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में दूसरा आ रहा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपने सेल्फ के लिए लिया है, स्पाउस के लिए लिया है। टोटल करोगे तो आएगा 26,000, 12,000 प्लस 14,000। हाउएवर 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर सीनियर सिटीजन होता दोनों में से कोई तो 50,000 तक ले सकते थे, मैक्सिमम लिमिट है वो। आपने पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दी है 80G में 50,000 बाय वे ऑफ चेक। तो अदर देन कैश में अगर डोनेशन दोगे तो उसकी डिडक्शन मिलती है, पर उसमें भी 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जहाँ पर आपको 100% की डिडक्शन मिलती है, PM, CM, नेशनल। दूसरी जगह पर 50% मिलती है, जितना भी डालोगे उसका 50% मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, या फिर PM ड्रॉट रिलीफ फंड। उसके बाद 2 कैटेगरी थी जहाँ पर लिमिट होती है एडजस्टेड GTI की 10%, और फिर उस लिमिट में कुछ ऐसी डिडक्शन होती है जो 100% मिलती है, जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए ओलंपिक एसोसिएशन के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं। और अगर वो लिमिट हो जाती है तो जो बैलेंस लिमिट बचती है वो, या फिर जितना आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं, वो जो भी लोअर है उसका 50%। तो यहाँ आप क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एडजस्टेड GTI निकालनी पड़ेगी और उसका 10% निकालना पड़ेगा। फिर है LIC का पेंशन फंड। पेंशन फंड में 80CCC की डिडक्शन होती है, और वो आप ले सकते हैं 80CCC में 60,000 की डिडक्शन। फिर है आपने डोनेशन दी है नेशनल चिल्ड्रंस फंड में 25,000 बाय वे ऑफ चेक, तो ये आपको पूरा मिलेगा। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, तो जवाहरलाल नेहरू आ गया, ये आपको 50% तक मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80G में ये 100%, जवाहरलाल नेहरू 50%। ठीक, उसके बाद डोनेशन आपने दी है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, बाय चेक दी है, अदर देन कैश दी है, आपको इसका डिडक्शन मिल सकता है। कितना मिलेगा? 100% सब्जेक्ट टू अ लिमिट 10% एडजस्टेड GTI पहले निकालना पड़ेगा। और आपने PPF में भी पैसा डाला है 1 लाख रुपीज़ का, जिसकी 80C में आपको डिडक्शन मिलती है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा नए सिरे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है, और उसमें से आप माइनस कर लेंगे जो आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, या आपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया है, प्लस आपने जो 80CCC के लिए डिडक्शन दी है। टोटल करा आपने तो 1.78 लाख रुपीज़ आया। हालांकि 80CCC, 80CCD 1, इनका टोटल 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करता, तो आप बाहर के कॉलम में 1.5 लाख रुपये ही लिखेंगे। फिर आपने 80D की डिडक्शन ली 26,000,
पर 25,000 से ज़्यादा मिलती नहीं है। सीनियर सिटीजन में रेजिडेंट होते हैं तो 50,000 रुपये तक मिलती है, तो 26,000 भले ही डाल दिया पर 25,000 से ज़्यादा डिडक्शन मिलेगी नहीं। अब बारी है 80G की। तो 80G की निकालने से पहले आप एडजस्टेड GTI निकाल लीजिए। और एडजस्टेड GTI कितनी है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से आप माइनस करेंगे सभी डिडक्शंस एक्सेप्ट 80C टू 80U। तो अगर मैं माइनस करूं 7,75,000 में से सभी डिडक्शन माइनस कर लूं एक्सेप्ट 80G, तो कितनी निकल कर आएगी बताइए बताइए। 7.75 लाख में से सबसे पहले तो मैं 1.5 लाख माइनस करूंगा। देखो 7.75 लाख रुपीज़ में से मैं सबसे पहले 1.5 लाख माइनस करूंगा, तो 7,75,000 माइनस 1.5 लाख आ गया 6,25,000। 6,25,000 आना चाहिए। ये इन्होंने कैसे निकाला है, 6,25,000 आना चाहिए यहाँ तक। अच्छा 25,000 की 80D की भी डिडक्शन है, तो 25,000 और माइनस करूँगा तो आएगा 6 लाख रुपीज़। यानी कि 80G की डिडक्शन से पहले की मेरी जितनी भी डिडक्शन है वो मैंने माइनस करी। और डेफिनेटली अगर कोई आपकी कैपिटल गेन वाली भी इनकम होती तो उसे भी हम माइनस करते, वो है नहीं इसलिए माइनस नहीं करा। तो यहाँ आपकी 6 लाख रुपीज़ आ गई एडजस्टेड GTI, जिसका अगर मैं 10% लूँगा तो आया 60,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मेरा जो 100% की डिडक्शन है विदाउट लिमिट वो मैं पूरी ले रहा हूँ, जो कि नेशनल चिल्ड्रन फंड में पैसा डाला। जो मेरी 50% की डिडक्शन है विदाउट एनी लिमिट वो मैं पूरी ले रहा हूँ। और फिर जो बाकी की बच गई है, जो 100% होगी या 50% होगी, सब्जेक्ट टू अ लिमिट एंड द लिमिट इज 60,000, उस लिमिट के विदिन मैं देख रहा हूँ कि अच्छा कौन सी ऐसी है जो 100% अलाउड है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो खर्चा करा गया है 40,000 वो 100% अलाउड है। अगर वो इस लिमिट में आ रहा है तो इस लिमिट में तो आ रहा है, 60,000 के अंदर तो आ रहा है, एडजस्टेड GTI के 10% में तो आ रहा है, तो मैं 40,000 की ही डिडक्शन ले लूँगा। अब मेरी रिमेनिंग लिमिट बच गई 20,000, ठीक है ना। और मैंने जो पैसा डाला दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह कौन सी थी, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, वो डाला मैंने 50,000। तो 20,000 और 50,000 जो भी लोअर होगा उसका 50% अलाउड होगा। तो 20,000 लोअर है रिमेनिंग लिमिट, या जो मैंने पैसा डाला 50% वाली कैटेगरी में विच एवर इज लोअर उसका 50% अलाउड होगा। तो 10,000 मैक्सिमम में अलाउ होगा। ये नहीं है कि 20,000 बचे हुए हैं तो आपने 50,000 डाला तो 50,000 का 50% कर लिया 25,000, तो आप कहेंगे 20,000 तक तो मैं अलाउ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिट बची। ऐसे नहीं होगी ये वाली लास्ट कैटेगरी। जो रिमेनिंग लिमिट बच गई और जो आपने पैसा डाला जो भी लोअर है उसका 50% अलाउ होगा। तो ये ट्विस्ट था, मुझे तो अपने टाइम पता ही नहीं था जब मैं पेपर देने गया, ये वाला मैंने छोड़ दिया था। ये तो आपको करा रहा हूँ मैं, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। मैंने तो ये 80G में जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजन थे वो मैंने करे ही नहीं थे। हाँ पहली और दूसरी करी थी बस, 100% 50%, और सब्जेक्ट टू अ लिमिट जो 100% होती है उतना ही करा था बस। पर आपको सारा करना है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। इंटरमीडिएट लेवल पे स्टूडेंट्स जो हैं 87% ला रहे हैं, रैंक 1 CA इंटर न्यू कोर्स। इतना कंपटीशन बढ़ गया कि 12th जैसा हो गया। लोग लगे हुए हैं बेस्ट करने के लिए कि अगर रैंक आएगी तो फिर हमें अच्छी आर्टिकलशिप मिलेगी या फिर हमारा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी रैंक नहीं आ रही वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कभी भी रैंक के लिए फोकस करता ही नहीं हूँ। रीज़न है इसके कुछ। रैंक में सब लोग फिट नहीं बैठते हैं, वो लोग फिट बैठते हैं जिनका 10th 12th भी बढ़िया है, उनका रट्टाफिकेशन भी बढ़िया है। क्योंकि CA में कहीं ना कहीं अगर आपको इतने नंबर लाने हैं तो रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। थ्योरी सब्जेक्ट में पूरा एज इट इज सेम लिख कर आना पड़ेगा, तो रट्टाफिकेशन तो है। मेरा पर्पस रहता है कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, वो प्रोविजंस का बेस समझ में आए, उसके आप नोट्स बनाएं, उसका अध्ययन करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, सेल्फ स्टडी करें, ICAI के मटेरियल के क्वेश्चन करें, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करें, और वो सब करने के बाद जो है अपने एग्जाम्स को क्लियर करें। 60% नंबर लेकर आएँ, 60% से ज़्यादा लाएँ हर पेपर में, एग्जामिशन स्कोर करें, और उन सब्जेक्ट्स की कोर नॉलेज रखें। चाहे आपका 1 अटैम्प्ट लगे, 2 लगे या 3 लगे, फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे जैसा मैंने बताया है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको पे ऑफ करेगा ही करेगा। ठीक है ना। होता क्या है कि जो हमारे 10% स्टूडेंट है वो यहाँ फिट बैठते हैं,
पर 90% को यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो ना यहाँ के रहते हैं और वो ना यहाँ के रहते हैं। तो आपको अपने आप को पहले एनालाइज करना होगा आप कहाँ फिट बैठते हैं। क्या आप उस कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार हैं जहाँ 8 सब्जेक्ट, दिन रात पढ़ाई और रैंक का प्रेशर, और उस प्रेशर में पढ़ाई करनी है, या फिर आप अपने हिसाब से, अपनी सेल्फ पेस के हिसाब से चीज़ों को समझने वाले स्टूडेंट हैं, जिसे टाइम चाहिए होता है, जिसे चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, वो अपने खुद के नोट्स बनाना चाहता है, अपना रिसर्च करना चाहता है और उस वे में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि इंटरमीडिएट अगर आप 12th के बाद कर रही हैं तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहता है, 1 से 2 साल का आराम से आप कर सकते हैं। 1 साल तो आईसीआई देता है आपको, बट फिर भी अगर आप 2 साल भी लगा लेते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ में और ढंग से कर लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अपनी ग्रेजुएशन के साथ आपको इंटरमीडिएट कर लेना है कम से कम। और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से, उनके तो बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो फिर उन्हें भी 3 साल की आर्टिकलशिप दी गई है वैसे देखा जाए तो उसके भी पहले साल में ट्राई करो, नहीं तो दूसरे साल में ट्राई करो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाए, एक ग्रुप हो जाए, और विद इन योर आर्टिकलशिप आप इंटरमीडिएट क्लियर कर बैठे हो ताकि लास्ट ईयर में आप फाइनल की तैयारी कर सकें। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और नहीं भी हुआ और आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन के दौरान भी आपने इंटरमीडिएट लेवल निकाल लिए दोनों, तो आराम से फिर 1 साल घर बैठ के पढ़ो, क्लासेस लो और अपना फाइनल निकाल लो। तो टाइम कंज्यूमिंग है, यस, द कोर्स इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड इफ़ यू आर फिटिंग इन दिस पर्टिकुलर 10% कैटेगरी, उस कंपटीशन में उतरना है तो उतर जाओ। मुझे नहीं उतरना था, मैं इसमें गया, मैंने आराम से टाइम लिया, सीपीटी के बाद, फाउंडेशन के बाद 2 साल ढंग से पढ़ाई करी, जितना समझ में आया, ग्रेजुएशन में टाइम दिया, चीज़ों को बेसिक क्लियर करा। आज तक मुझे वो रिटेन है, आज तक रिटेन है, क्योंकि टाइम देकर उसे बार बार 3-4 बार पढ़ाई करी हुई है। हाँ, पेपर जब मैंने फर्स्ट टाइम में दिए मेरे क्लियर हो गए, बट मैंने वो दिए बाद में, रजिस्टर करवा लिया था, बट मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ कॉलेज ही पढ़ा। फिर सेकेंड ईयर जब मेरा आया तो उसमें साथ साथ में मैंने सीए की पढ़ाई करी, और सेकेंड ईयर के एंड में मैंने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स दिए थे और मेरे वो क्लियर हो गए थे, बट पढ़ाई मेरी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। मिस्टर गणेश जो एक बिजनेसमैन है जिनकी टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG जो है वो है 4,60,000। उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस पे करा है 12,000 पर मंथ का इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट मुंबई। आपको कंप्यूट करनी है डिडक्शन अलाउेबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो 80GG की उन्हें डिडक्शन मिलती है जो हाउस रेंट अलाउंस जिनको नहीं मिलता और वो रेंट पे कर रही हैं। तो आपका एक्चुअल रेंट है यहाँ पर 12,000 पर मंथ का आ गया 1,44,000। और 80GG की डिडक्शन से पहले जो भी आपने टोटल इनकम आपकी आ रही है वो आपकी होती है एडजस्टेड जीटीआई इस सेक्शन के लिए, जिसका 10% माइनस करते हैं रेंट पेड से, तो जो निकल कर आता है वो ही लिमिट नंबर 1। एडजस्टेड जीटीआई का 25% हुई लिमिट नंबर 2, और 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 रुपये लिमिट नंबर 3। जो तीनों में से लोअर है उतने की आप डिडक्शन ले सकते हैं, और हमारे केस में 60,000 लोअर आ रहा है, इसलिए आप 80GG में 60,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है 2 लाख रुपीज टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 ऑन एडवर्टीजमेंट इन अ ब्रोशियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या कंपनी एलिजिबल है डिडक्शन के लिए इस कंट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर के लिए? अगर हाँ तो कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिलना चाहिए? इसके लिए मैंने आपको 2 सेक्शन कराए, एक होता है 80GGB और दूसरा होता है 80GGC। 80GGB जो सेक्शन है वो इंडियन कंपनीज के लिए है, और यदि वो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, यह कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है, और ये पुराना वाला एक्ट का कोड करा हुआ है, नया सेक्शन भी कोड कर सकते हो। एबीसी लिमिटेड जो है एलिजिबल होगी 2,25,000 के लिए अंडर सेक्शन 80GGB in respect of 2 lakh contributed to an electoral trust and 25,000 incurred by it on advertisement in a brochure of a political party। आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, ये जो 25,000 रुपये है ये आप बिजनेस इनकम से डिडक्शन नहीं ले सकते हो। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर आपने कोई खर्चा कर दिया पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो वो बिजनेस इनकम में डिडक्शन की फॉर्म में नहीं ले सकते हो, बट यस उसे 80GGB में वो कंपनी डिडक्शन की फॉर्म में ले सकती है।
पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए करोगे तो भी, या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दोगे, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट किसी पार्टी को हेल्प करने के लिए, जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कि भाई तुम भी अपना कैंपेन चला लो, उन्हें वो कंट्रीब्यूट करती है वो पैसा। तो या तो आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहे हैं या फिर आप किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रहे हैं जो फर्दर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे पैसा दे सकती है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखेंगे। मिस्टर ए ने कमेंस करा अपना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का 1 अप्रैल 20 को। उन्होंने 350 एम्प्लॉयज़ नए रखे हैं। तो एक तो नया बिजनेस है, दूसरा नए एम्प्लॉयज़ हैं, तो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। स्प्लिटिंग से बिजनेस नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं 75, 125, 50, 100। इन्होंने कब कब ज्वाइन करा वो दे रखा है, अप्रैल, मई, अगस्त और सितंबर। कुछ रेगुलर हैं, कुछ कैजुअल हैं, हमें इससे मतलब नहीं है रेगुलर है या कैजुअल है, हमें मतलब है नंबर ऑफ डेज से, हमें मतलब है नंबर ऑफ डेज से। ये इनकी रेमुनरेशन है मंथली, तो मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 12 महीने की आएगी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से करोगे तो टोटल आएगी। रेगुलर एम्प्लॉयज़ ने ईपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज पीएफ में पार्टिसिपेट करा है, कैजुअल ने नहीं करा, तो ये तो पहले ही आउट हो गए। क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ डेज अगर आपका ज़्यादा है, कितना होता है मुझे बताओगे आप? बताओ 240 डेज। एपरल इंडस्ट्री वगैरह होती है, लेदर वगैरह होती है, तो उसमें 150 डेज होता है, फुटवियर में वैसे 240 डेज होता है। तो कितना स्टे इन्होंने करा, कितना कंपनी में रहे वो, और साथ में पीएफ में कंट्रीब्यूट हो रहा था नहीं हो रहा था वो भी देखना होता है, और नई एम्प्लॉई है या नहीं है, नया बिजनेस सेटअप है नहीं है, ये सारी कंडीशन मीट होगी तब आपको जो है 30% की डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलती है। तो पीएनएल में भी डेबिट करोगे खर्चा और एक्स्ट्रा 80JJAA में डिडक्शन लोगे। अच्छा, कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल फॉर मिस्टर ए। अगर उनकी प्रॉफिट्स जो हैं वो है 75 लाख रुपीज़ और टर्नओवर है 5.16 करोड़ रुपीज़। ओके, तो सबसे पहले आप निकालेंगे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसमें कि पहले जो है वो 24,000 वाली कैटेगरी आ रही है, जो 12 महीने आपकी कंपनी में रहे 75 एम्प्लॉयज़, तो टोटल निकला 216 करोड़। ठीक, ये 75 एम्प्लॉयज़ थे तो 75 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसका 30% का डिडक्शन कितना बनता है वो आपने देख लिया। अच्छा सर, इसके बाद जो कैच है वो एक कैच और भी है जो कंडीशन मुझसे छूट गई कि इनकी मंथली रेमुनरेशन 25,000 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी 25,000 रुपये से ज़्यादा की रेमुनरेशन है, भले एम्प्लॉयज़ 240 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं और परमानेंट एम्प्लॉई हैं, फिर भी सैलरी भी कम होनी चाहिए, पीएफ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 240 डेज से ज़्यादा स्टे होना चाहिए, मतलब वो वहाँ पर रहें कंपनी में। तो ये कंडीशन मीट नहीं हो रही, यहाँ पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा और यहाँ 240 डेज नहीं हो रहे, तो यहाँ कंडीशन पिट रही है। तो सिर्फ 75 एम्प्लॉयज़ को ही और उनकी कॉस्ट का ही जो 30% है वो बेनिफिट यहाँ मिलेगा। अगर फुटवेयर इंडस्ट्री होती तो आप 150 डेज देखते, तो 75 एम्प्लॉयज़ को तो मिलता ही मिलता। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 महीने होते हैं, 7 3 210 डेज। अच्छा, उस केस में जो है ये एडिशनल बेनिफिट और मिल जाता है 100 लोगों को, जो यहाँ दे रखे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर फुटवेयर इंडस्ट्री होती तो क्यों मिलता? क्योंकि ये रेगुलर हैं, इनका स्टे भले ही 240 डेज से ज़्यादा नहीं है बट 150 डेज से ज़्यादा है, और फुटवेयर में 150 डेज़ की कंडीशन चेक होती है। तो मल्टीप्लाई आप करोगे 100 लोगों को 7 महीनों से मल्टीप्लाई करोगे, 24,000 इनकी रेमुनरेशन है, और पुरानी वाली जो रेमुनरेशन थी 75 लोगों की वो थी 2 करोड़ 16 लाख, प्लस इनकी करोगे तो 3 करोड़ 84 लाख आएगा, और इसका 30% का आप एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, 80JJAA में ले सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आ रही है। मिस्टर ए जो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं जिनकी एज 61 ईयर्स है, यानी कि सीनियर सिटीजन है, उन्होंने बिजनेस इनकम अर्न करी है 1,35,000 की, लॉटरी इनकम है 1,20,000 की, और टीडीएस के बिना ही दे रखी है। उनका कुछ इंटरेस्ट भी आया है फिक्स डिपॉजिट का 30,000 का। उन्होंने इन्वेस्ट करा है अमाउंट 1,50,000 का पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। उनकी टोटल इनकम क्या होगी आपको निकालनी है। तो देखिए, बिजनेस इनकम दे रखी है तो आप सीधा सीधा बिजनेस इनकम को पीजीपीबी में डालेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम है, तो उसमें 2 इनकम आ रही है, एक है लॉटरी इनकम और एक है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। अब देखेंगे हम डिडक्शन कितनी मिल सकती है। तो डिडक्शन इस 1,20,000 से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर सीधा 30% रेट का टैक्स लगता है और इससे कोई भी एक्सपेंस माइनस करना भी अलाउड नहीं है। आपने पीपीएफ में पैसा डाला 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख रुपये जो है उसकी डिडक्शन हम देखेंगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा
क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, इसके लिए इनको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन मिलेगी 80DD में। 80DD में 50,000 रुपये तक की लिमिट है। 30,000 इन्होंने करा तो 30,000 की डिडक्शन मिल गई। पीपीएफ में 1.5 लाख डाला तो 1.5 लाख तो कर सकते हो माइनस, पर उसके लिए इनकम भी तो होनी चाहिए। ये 30,000 यहाँ पर ऐड करे और 80DD में माइनस कर दिए, इस 1,20,000 से डिडक्शन मिल नहीं सकती, रिमेनिंग बचे 1,35,000। भले ही पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए डालती हो, पर 1,35,000 से वो ज़्यादा कैसे मिलेगी? तो देयरफॉर 30,000 प्लस 1,35,000, 1,65,000 आपकी टोटल डिडक्शन होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 18, काफ़ी बड़ी इलस्ट्रेशन लग रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 18, चलिए करते हैं मज़ा आएगा। मिस्टर गुरनाम 42 ईयर्स एज है, सीनियर सिटीजन नहीं है। सैलरी इनकम निकाल के दी है, कंप्यूटेड आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 5,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21 जो एंड हो रहा है। उन्होंने अर्न करा है इंटरेस्ट 14,500 का सेविंग बैंक पे, एसबीआई में बैंक है। उनकी टोटल इनकम निकालनी है, कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पे करा है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस को कैश में, तो अदर देन कैश होना चाहिए, इन्होंने पे नहीं करा। 25,000 रुपीज़ का पे करा है इंश्योरेंस, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए पे करा है। ओके, पहली बात तो पेरेंट्स भी नहीं होने चाहिए, आप खुद, आपकी स्पाउस और आपके बच्चे होने चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ऐसे ही था ना, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली और उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ दे रखा है कि सम एश्योर्ड ऑन द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स 2 लाख रुपीज़। तो क्या ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा इनको बेनिफिट? इन्होंने और भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हैं। 25,500 इन्होंने पे करा है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ हिज मेजर सन, जो कि उस पर डिपेंडेंट नहीं है। 2,50,000 का सम एश्योर्ड था और पॉलिसी इन्होंने 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी। तो इस केस में 20% तक की लिमिट होती है, तो इन्होंने 20% के विद इन पे करा है, तो ये पूरा यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, 25,500 माइनस कर सकते हैं, तो ये इन्होंने माइनस कर दिया। ठीक, एक और लाइफ इंश्योरेंस लिया है, चेक से पे करा है, ये इन्होंने 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया है और 2 लाख का सम एश्योर था, तो इसका 10% आता है 20,000। 20,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ये खुद की लाइफ के लिए इन्होंने लिया है। तो भले ही 22,500 पे करा हो, बट 20,000 से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पर आ गया है। तो मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट इतना ही मिलेगा, पहले वाले का नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा सब्जेक्ट टू द लिमिट्स। इन्होंने प्रीमियम पे करा है हेल्थ इंश्योरेंस का 26,000 रुपये। तो प्रीमियम जो 80D में मिलता है वो खुद का और स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है, तो रिस्ट्रिक्टेड है 25,000 के लिए। इन्होंने पेरेंट्स का भी इन्होंने कुछ हेल्थ चेकअप कराया है, 1,500 कैश में पे करा है और 4,500 पे करा है चेक से फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स। तो पेरेंट्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं और आप खर्चा कर रहे हैं, तो उस केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो आप कर रहे हैं 5,000 रुपये वाला, वो आप कैश में कर सकते हैं, वो अलाउड है, तो इसलिए 4,500 अलाउ कर दिया गया है। आगे देखेंगे, 4,500 अलाउ कर दिया गया। वैसे तो चेक से पेमेंट करा है, बट ये कैश से भी पेमेंट कर सकते थे। 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड है। पेड इंटरेस्ट 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक फॉर MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर। इन्होंने लोन लिया, इसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसकी डिडक्शन आपको 80 में मिलती है। इसके बाद इन्होंने 5,000 का सम डोनेट करा है, बट कैश में डोनेट करा है टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। देखिए यहाँ पर इनकी दिक्कत हो गई है, कैश में आप नहीं कर सकते, 2,000 रुपये तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का आप नहीं कर सकते। इन्होंने 5,000 रुपये करा है, तो इसलिए अलाउ नहीं होएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अलाउ नहीं होएगा। सम एक्सीडिंग 2,000 है, वो अलाउ नहीं होता है। अब यहाँ पर इन्होंने इतना ही दे रखा है, बट आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर कोई इंटरेस्ट है सेविंग पर, और अगर सीनियर सिटीजन है तो सेविंग या FD पर, तो उसकी डिडक्शन मिलती है। सीनियर सिटीजन जो नहीं है उनको 80DD में डिडक्शन मिलती है, जो इंटरेस्ट है वो ऊपर ऐड करेंगे और 10,000 तक का माइनस कर सकते हो। तो क्योंकि इंटरेस्ट 14,500 का बनता है, तो आप 10,000 तक तो माइनस कर ही सकते हो, वो आपने यहाँ माइनस कर लिया और सभी डिडक्शन को माइनस कर आपकी टोटल इनकम भी आ गई। इसके बाद अदर डिडक्शंस गिवन है, और इसके बाद जो है आपके करीब करीब आप कह सकते हैं 5 और क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट योर नॉलेज में गिवन है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं। वैसे करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, एक ही क्लास में आपका सारा जो प्रोविज़न है वो कंप्लीट हो जाएगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 2021 में मिस्टर अमित जो है उन्होंने इंटरेस्ट दिया है लोन का, जो उन्होंने सन की हायर एजुकेशन के लिए लिया था। सन ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और अमित जो है उनको डिडक्शन मिलेगी। जी हाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसने लोन लिया है वही उसकी डिडक्शन लेगा ना इंटरेस्ट की पेमेंट की। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सब्सक्रिप्शन जो है नोटिफाइड बॉन्ड्स में नबार्ड के ले सकते हैं, एटीसी में डिडक्शन मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल मिलेगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। ये हमने एटीसी में करा हुआ है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन इन एलिजिबल और अप्रूव्ड मोड्स शुड बी मेड आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ये ज़रूरी नहीं है। आपकी करंट ईयर की इनकम हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर टैक्स देना है। दूसरा कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है इतने रुपए की, भले किसी भी इनकम से करी हो, पहले की आपकी जमा पूंजी हो उससे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी हो, तो किसी से भी करी हो, हमें तो इन्वेस्टमेंट से मतलब है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि इस साल की इनकम ही इन्वेस्ट करोगे तो आपको छूट मिलेगी। आप पिछली बार की इनकम भी इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट जिस साल करा है उस साल छूट मिलेगी। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बाद जो है आपका दे रखा है आगे, वेयर एन इंडिविजुअल रीपेज अ सम ऑफ 30,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल and 14,000 is interest in respect of loan taken from a bank for pursuing eligible higher studies, जो डिडक्शन है वो 80 में 44,000 की मिलेगी। द आंसर इज नो। आपको सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन मिलेगी। 30,000 दिया है, प्रिंसिपल है 14,000, तो रिमेनिंग पोर्शन की आपको डिडक्शन मिलेगी, टोटल की नहीं मिलेगी। राइट जो आपका इंटरेस्ट है उसी की मिलेगी। इंटरेस्ट कितना है? 14,000 है। 80 इज फॉर इंटरेस्ट। मिसेस शीला, विडो ऑफ मिस्टर सतीश, हु वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ मैसर्स XYZ लिमिटेड, उनको 7 लाख रुपए मिलते हैं। NPS अकाउंट में जो स्टैंडिंग थे वो पैसे इनको मिल जाते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन हैज़ बिन अलाउड अंडर सेक्शन 80CCD टू मिस्टर सतीश इन अर्लियर प्रीवियस ईयर्स। तो जब पिछले सालों में NPS में पैसा डल रहा था, मिस्टर सतीश को वो पैसा 80CCD में डिडक्शन की फॉर्म में मिलता था। अब इनकी डेथ हो गई तो जो पैसा है वो इनकी वाइफ को मिल गया। वो अमाउंट जो है उनके नॉमिनी को मिला ऑन क्लोजर ऑफ द अकाउंट, वो उनकी इनकम मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है डेथ पर मिल रहा है, तो इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट नॉमिनी को मिलता है ऑन क्लोजर ऑफ NPS अकाउंट ऑन डेथ ऑफ एसएससी की डेथ पर जो मिलता है वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती है, जिसको मिल रहा है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। मिस्टर विशाल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, 50,000 इन्होंने Tier 2 NPS अकाउंट में डाला है। 80CCD में अलाउ होगा क्या? द आंसर इज नो। 80CCD जो है वो Tier 1 अकाउंट के लिए है। हालांकि Tier 2 में डालने से भी पैसा आपका डिडक्शन की फॉर्म में आप ले सकते हैं, बट उसका सेक्शन 80C है तो अलाउ नहीं होगा। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई है। क्वेश्चन 2 कहता है कि बताओ कि ये सब अलाउ होगा नहीं होगा। राजन हैज़ टू पे टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 62,000 एंड स्पेंड नथिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस और फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। अगर हैंडीकैप डिपेंडेंट आपका रिलेटिव है जैसे मैंने बताया, और उसके लिए अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उस केस में आपको 75,000 मिलता है। अगर उनकी सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 मिलता है 80DD में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। राजा एक रेजिडेंट इंडियन है, हैज स्पेंड नथिंग फॉर द ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिट 25,000 विद LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। देखिए सेम चीज़ होगी कि अगर आप हैंडीकैप डिपेंडेंट को मेंटेन कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर किस में आपने करा है, आपको 75,000 या 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। राजन हैज इनकर्ड 20,000 फॉर ट्रीटमेंट एंड 25,000 was deposited with LIC for maintenance of handicap dependent for maintenance of handicap dependent। अगेन सेम चीज़ 75,000 या 1,25,000 की उन्हें जो है डिडक्शन मिलेगी। ठीक है ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में है 50,000 रुपये इन्होंने पे करे हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को बाय एन इंडियन कंपनी। बिल्कुल कर सकते हो, आपने जो पेमेंट करी है वो चेक से करी है, कैश में नहीं करी, तो आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं, 80GG B में ले सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल होते तो आप 80GG C में ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ग्रॉस टोटल इनकम जो है मिस्टर चतुर्वेदी की, जो कि इंडिया के रेजिडेंट है, वो गिवन है 8,18,240, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ रहा है 2,45,000 का, जो 112 सेक्शन में टैक्सेबल है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 58,000 का, जो डेफिनेटली स्पेशल रेट वाला नहीं है, तो नॉर्मल इनकम में कैलकुलेट होगा और नॉर्मल इनकम में इंक्लूड होगा। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऑल्सो इंक्लूड्स
इंटरेस्ट इनकम ऑफ 12,000 फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट विद द बैंक एंड 40,000 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक्स। ये केस स्टडी है, ये पेपर के क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के आते हैं, 5-5 नंबर के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, सारे प्रोविजन मालूम होने चाहिए। मिस्टर चतुर्वेदी ने इन्वेस्ट करा है पीपीएफ में 1,20,000 एंड ऑल्सो पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 51,000। मिस्टर चतुर्वेदी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक। इनकी टोटल इनकम निकालनी है, इनकी एज है 70 ईयर्स, यानी एक सीनियर सिटीजन है। तो शुरू करेंगे इनकी नॉर्मल इनकम से, जो है 8,18,000। इसमें से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्पेशल रेट पर टैक्स लगती है। तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगी बैलेंस इनकम, दैट इज़ 5,73,240। इसमें से इन्हें क्या क्या डिडक्शन मिलेगी देखते हैं। जो इन्होंने इंटरेस्ट दिया है सेविंग बैंक का, और इन्होंने इंटरेस्ट दिया है 40,000 का फिक्स डिपॉजिट का, टोटल हो गया 52,000। 80DTB में इन्हें 50,000 तक का मिल जाएगा डिडक्शन। किसका? सेविंग का इंटरेस्ट या एफडी का इंटरेस्ट, टोटल आया 52,000, राइट। 50,000 से ज़्यादा मिलता नहीं है तो इन्होंने 50,000 का डिडक्शन ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पीपीएफ में डाला 1,20,000, तो उसकी डिडक्शन ये ले सकते हैं 80C में। और बताइए सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 51,000 का, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये का ले सकते हैं अगर अदर देन कैश दिया है तो ये आपने एज्यूम कर लिया कि आपने अदर देन कैश दिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आखिरी में जो है वो दे रखा है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ पैसा दिया गया है 50,000 का, तो इस केस में आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड जीटीआई होती है कि आप सभी डिडक्शन को माइनस करेंगे 80G को छोड़कर और उसका 10% निकाल लेंगे। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने दिया है वो ये 10% विच एवर इज लोअर उसका 50%, तो ये लोअर है तो इसका 50% आ गया 17,662। तो इतने की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी डिडक्शन के बाद आप यहाँ पे टैक्स देखेंगे एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर देंगे ताकि आपकी टोटल इनकम आ जाए, जिसमें से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर तो सीधा ही 20% लगाओगे और जो बैलेंस बच गया उसमें से आप बाकी इनकम पर भी कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे उसका कैलकुलेशन आप अलग से टेबल बनाकर भी कर सकते हैं, अलग से टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। सी नोट 4 बिलो। सीनियर सिटीजन है, पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो तो आपको पता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। तो बाद के पोर्शन पर जो बनता है वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करा और ऐसे इनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, और राउंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जो इनकी टोटल इनकम थी वो क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा थी, इसके लिए इनको रिबेट नहीं मिलेगी। सारे प्रोविजंस एक साथ में आते हैं तो कैसा लगता है, पता लगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मिस्टर राजमोहन जो है, जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 6,40,000 है 2021 की, उन्होंने आपको कुछ डिटेल्स दी है। स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, जो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है उसकी डिडक्शन आप 80C में ले सकते हैं। 5 ईयर की डिपॉजिट करिए टाइम डिपॉजिट, इसकी डिडक्शन 80C में ले सकते हैं। डोनेशन दी है रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट को, एडजस्टेड जीटीआई निकाल लेना, उसका 10% देख लेना, वो या 25,000 जो भी लोअर है उसका 50% अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन स्पाउस के लिए लिया है वो माइनस कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। टोटल इनकम में से जो आपको पता है कि 80C में डिडक्शन है उसे आप माइनस कर देंगे, जिसमें 5 साल की डिपॉजिट और स्टैम्प ड्यूटी जो आपने पे करी है वो आती है। हाउस का प्रिंसिपल पोर्शन भी आता है, LIC भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो जो गिवन है वो मैंने माइनस करा, इंटरेस्ट जो है 80 में माइनस करा, इसकी एडिशनल डिडक्शन होती है। और फिर मैंने जो है एडजस्टेड जीटीआई निकाली। कैसे निकाली? 6,40,000 में से मैंने ये 70 और ये 10,000 मतलब 80,000 माइनस कर दिए। जो निकल कर आया उसका 10% मैंने देखा 56,000 आ गया। अब इन्होंने यहाँ पर जो है 25,000 पे करा है, तो 25,000 या 56,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 रुपये लोअर है, जो भी है उसका 50% यहाँ मिल जाएगा जो आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दी है। टोटल डिडक्शन के बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको कंप्यूट करनी है एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट 21-22 ऑफ मिस रोमा, जिनकी एज है 40 ईयर्स और ग्रॉस टोटल इनकम है 15 लाख रुपीज़। कुछ यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम इन्होंने पे करा है, पॉलिसी इन्होंने 1/4/2012 से पहले ली थी,
तो जो इनका सम एश्योर्ड होगा इसका 20% अलाउड होगा, देयरफॉर पूरा 35,000 रुपये यहाँ पर डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। प्रोविजंस याद नहीं है तो दिक्कत होगी, इसके लिए 2 4 5 बार उसको रिवाइज करो। पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करा 1,50,000 का माइनस कर सकते हैं, एटीसी में अलाउड होता है 1.5 लाख रुपए तक, सबका टोटल भी 1.5 लाख ही होना चाहिए। हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करा है, प्रिंसिपल पोर्शन अलाउड होता है एटीसी में, टोटल करो एटीसी में कितना बना 2,05,000, बट टोटल भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके साथ इन्होंने एलआईसी फंड में भी पैसा डाला है 1,40,000, इसकी डिडक्शन मिलती है एटीसीसी में 1.5 लाख रुपए तक, तो एटीसीसी में 1.5 लाख रुपए तक आप डाल सकते हो, डाल दिया। टोटल भी जो एटीसी एटीसीसी एटीसीसीडी 1 है उसका भी टोटल 1.5 लाख नहीं हो सकता, तो फिर आपने चेक लगाकर इसको लिमिट कर दिया 1.5 लाख रुपए तक। एंड में इन्होंने जो है मेडिकल प्रीमियम लिया था, मेडिकल पॉलिसी ली थी खुद के लिए, वाइफ के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, चेक से पे करा अदर देन कैश, तो इन्हें पूरा 30,000 अलाउ होना चाहिए, बट 25,000 की लिमिट है तो 25,000 पर आपको इसको रोकना पड़ेगा। और इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए भी लिया है जो सीनियर सिटीजन है, और 52,000 पे करा है बाय चेक, हालांकि 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये सभी चेक्स के बाद आपका जो है एलिजिबल डिडक्शन के बाद आपकी आ गई टोटल डिडक्शंस 2,25,000 की, जो आप चैप्टर 6A में ले सकते हैं। इसी के साथ आपका जो है डिडक्शन का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मेरे करवाने के बाद आपको खुद से भी करना है प्रोविजंस को रिवाइज करके, तभी आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। Thank you for watching this, and we'll start a new chapter, that is TDS, TCS and Advanced Tax in your next class, after which your almost income tax will be complete, 90% will be complete, और फिर आपकी रिवीजन है, जितनी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। Thank you for watching this, stay tuned, जय हिंद and bye bye।